Now next is moving iron instrument. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होता है? 1/2 I स्क्वायर dl/d थीटा और कंट्रोलिंग टॉर्क दैट इज़ k थीटा. इसमें भी जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किससे कंट्रोल किया जाता है? स्प्रिंग के थ्रू. ओके, और यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एक सपोज करो तुम्हारा मीटर है, राइट. इस मीटर में हम यहाँ पे स्प्रिंग लगाए हुए हैं. नाउ सपोज करो ये बाइक का मीटर है, ठीक है. तुम जितना ज़्यादा एक्सेलेरेटर देते हो उतना ज़्यादा ये क्या करता है? मूव होगा, राइट. जितना ज़्यादा ये मूव हो रहा है, इस तरह से सपोज करो मूव कर रहा है, ओके. ये 0 स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है. तो जितना ज़्यादा एक्सेलेरेटर दे रहे हो उतना ज़्यादा ये इसमें क्या कर रहा है? मूव हो रहा है. यानी कि कौन सा टॉर्क यहाँ पे लग रहा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है. अब कोई कुछ तो होना चाहिए ना जहाँ पे ये जाके कांस्टेंट हो जाए, ठीक है. तुम 40 के स्पीड पे सपोज करो चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट होना चाहिए. अब ये 40 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा. तो ये क्या होगा? कंट्रोलिंग टॉर्क. तो इसका स्पीड कितना रह जाएगा? 40 पे. यानी कि अगर तुम 40 पे चला रहे हो तो ये जो पॉइंट है वो 40 पे ही रहना चाहिए. इसके लिए क्या होना चाहिए? जितना तुम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहे हो इस पॉइंट पे उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा. तुम और रेस करोगे, फिर कंट्रोलिंग टॉर्क, फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और किसको क्या करेगा? स्प्रिंग को इधर मूव करेगा, ठीक है. मेरा स्प्रिंग क्या होगा? और डिफ्लेक्ट होगा. तो और डिफ्लेक्ट होगा तो कहीं यहाँ पोजीशन पे आएगा. अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो भी कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर रहना चाहिए, ठीक है. मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे जितना तुम्हारा स्प्रिंग टॉर्क लगा रहा है उतना तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा, तभी वो कांस्टेंट पॉइंट शो करेगा. तो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? कंट्रोलिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ओके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क. दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क. यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है? 1/2 I स्क्वायर dl/d थीटा. एंड कंट्रोलिंग टॉर्क कितना है? k इंटू थीटा. थीटा क्या है? एंगल. ओके, सो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू I स्क्वायर बाई k स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू dl/d थीटा. देखो यहाँ पे थीटा क्या है? I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है. पीएमसी मीटर में क्या था? थीटा इक्वल टू क्या? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? I था. पीएमसी में क्या था? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था. यानी कि वहाँ कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा था? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहा था. यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. यानी कि वो किस तरह से होगा? पैराबोलिक नेचर होगा, यानी कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. ओके, तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. अगर ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज अगर ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इट कैन मेजर बोथ DC एंड AC वैल्यू, ठीक है. यानी कि ये दोनों ये किस क्या मेज़र करेगा? DC और AC दोनों को मेज़र करेगा. सेकेंड, फॉर AC मेज़रमेंट, ठीक है. फॉर AC मेज़रमेंट क्या हो जाएगा? सपोज करो I क्या दिया हुआ है तुम्हारा? Im साइन ओमेगा t दिया हुआ है, ओके. तो I RMS कितना हो जाएगा? दैट इज़ Im/√2. ओके, अगर I दिया हुआ है तुम्हारा, सपोज करो I0 प्लस I1 साइन ओमेगा t प्लस I2 साइन ओमेगा t, तो इसका RMS वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I0 स्क्वायर प्लस I1/2, I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. तीसरा पॉइंट है कि इसमें कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं? कंट्रोल टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई, किससे प्रोवाइड करते हैं? स्प्रिंग से. ओके, नेक्स्ट, एयर फ्रिक्शन
डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, डैम्पिंग क्या होता है, देखो तुम अक्सर देखे होगे मीटर में, सपोज़ करो ये एक मीटर है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसको तुमको मेज़र करना है, तो तुम जैसे ही कनेक्ट करते हो ये क्या होता है, मीटर का कांटा यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ पे जाके क्या होता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, राइट, इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है और फिर कुछ देर के बाद नॉर्मल होता है। यानी कि ये जो ऑक्सीलेशन है, ठीक है, यहाँ पे जाके जो ऑक्सीलेशन कर रहा है उस ऑक्सीलेशन को डैम्प आउट करता है डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो इसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें किस तरह का हम डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा, इट इज़ यूज्ड फॉर लो वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है तुम्हारा, कम होता है, दैट इज़ 0.006 टू 0.007 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये लो होने के कारण क्या होगा, स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा वीक है तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, ओवरकम कर देगा, तो यहाँ पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे इफेक्ट तुमको दिखेगा। अगला है नॉन यूनिफॉर्म स्केल दिखता है हमें, राइट, हमें यहाँ पे कैसा दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लो मैग्नेटिक फील्ड पे ये काम कर रहा है, ठीक है, लो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पे ये काम कर रहा है। तो अगर मशीन का जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लो है, यानी कि ऑपरेटिंग फील्ड कैसा हुआ उसका, वीक हुआ, ओके। सो इट इज़ ऑपरेटिंग एट वीक ऑपरेटिंग फील्ड, ओके। नेक्स्ट इज टॉर्क टू वेट रेशियो, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये सब जितने भी पॉइंट है ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो टॉर्क टू वेट रेशियो इसमें क्या होता है, कम होता है। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो तुम्हारा कम रहेगा तो फ्रिक्शनल लॉस क्या रहेगा तुम्हारा, फ्रिक्शनल लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो तुम्हारा कम रहेगा तो फ्रिक्शनल लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है लो सेंसिटिविटी। लो सेंसिटिविटी होता है दैट इज़ 30 ओम पर वोल्ट टू 40 ओम पर वोल्ट तक, ठीक है। अगला है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या था उसका, कम था, यानी कि स्ट्रे फील्ड एरर आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। स्ट्रे फील्ड एरर इज़ मोर, ओके। तो स्ट्रे फील्ड एरर यहाँ पे तुमको दिखेगा। तो स्ट्रे फील्ड को कम कैसे किया जा सकता है, सपोज़ करो तुम्हारा जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लो है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लो है, और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे आ जाता है, कोई दूसरा मैग्नेट तुम बाहर से लगाते हो, तो इसका इक्विपमेंट का जो रीडिंग है वो गलत दिखाएगा, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर इफेक्ट ना डाल सके, ठीक है। यानी कि अगर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है तो हम क्या करेंगे, शील्डिंग, ठीक है, उस इक्विपमेंट में क्या करेंगे, शील्ड कर देंगे, ठीक है, कोई शील्ड से उसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अंदर ना आ सके। अगला है हिस्ट्रेसिस लॉस इज़ मोर। इसमें हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि रीज़न क्या है, इसमें आयरन डिस्क का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आयरन डिस्क का यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हिस्ट्रेसिस लॉस ज़्यादा होगा। तो इसको कम करने के लिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ स्मॉल आयरन पार्ट, यूज स्मॉल आयरन पार्ट और निकल आयरन अलॉय, that is soft iron disc, okay. Now next is it will consume power. अगला है
टेम्परेचर एरर। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग सीरीज शंट और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज शंट स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, टेम्परेचर एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी एरर के बारे में इसके। और देखो फ्रीक्वेंसी एरर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो जितना ज़्यादा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा उतना कम तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। तो देखो इसको हम देख लेते हैं, वी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर कैसे आता है। आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी बाई जेड एम। ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ मीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई जेड एम को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आर एम स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर, ऐसे ही ब्रेक करते हैं। इसके मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एम दिया इसलिए मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगा है। नाउ जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है दैट इज इक्वल टू, अगर हम इस टर्म में लिखें आई स्क्वायर लिखते हैं, अगर हम इस टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जेड एम स्क्वायर इंटू डी एल बाई डी थीटा। दैट इज़ अगर हम इसको इस तरह से लिखें, टी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जेड एम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। राइट, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जेड एम क्या है, जेड एम डिपेंड अपॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ओमेगा एल एम, ओमेगा इज 2 पाई एफ। सो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम लोग 120 हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, 120 हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम आई एमीटर। तो मूविंग आयरन एमीटर में पहले देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है आर एम एल एम। ओके, और इसमें जो करंट जा रहा है वो है आई एम। इसके पैरेलल में हम एमीटर के क्या करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। ओके, इस एमीटर का इम्पीडेंस वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे इम्पीडेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एस एच और एल एस एच। ओके, और यहाँ पे जो हम सप्लाई है वो कनेक्ट कर देते हैं। नाउ यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू आई, और इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज़ आई एस एच। अब देखो सिंस ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इन दोनों के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू सेम। सो वी एम, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम शुड बी इक्वल टू वी एस एच। ओके, वोल्टेज के क्रॉस जो मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है और ये शंट इम्पीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। शंट पाथ के क्रॉस जो वोल्टेज है वो तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा। नाउ वी एम क्या होगा, आई एम इंटू जेड एम। राइट, और वी एस एच क्या हो जाएगा, आई एस एच इंटू जेड एस एच। नाउ अगर हम इसको आई एस एच डिवाइडेड बाई आई एम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड एम डिवाइडेड बाई जेड एस एच। राइट, एंड आई एस एच डिवाइडेड बाई आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, जेड एम का मॉड कितना हो जाएगा, आर एम प्लस आर एम स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एस एच का कितना होगा, आर एस एच स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एस एच स्क्वायर। तो आई एस एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एस एच इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू आई एम इंटू आर एम स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस एच स्क्वायर
प्लस ओमेगा एल एस एच स्क्वायर। ओके, तो देखो ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे जो मेरा करंट है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे जो मेरा करंट है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, इट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर हमको इसको इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है, इस करंट के इक्वेशन को हमको इंडिपेंडेंट करना है, फ्रीक्वेंसी नहीं रखना है, तो ये जो शंट टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो शंट टाइम कांस्टेंट जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे शंट क्या होना चाहिए, शंट टाइम कांस्टेंट जो होना चाहिए वो तुम्हारा मीटर टाइम कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब शंट टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, TSH, और मीटर टाइम कांस्टेंट कितना क्या हो जाएगा, TM। ओके, तो शंट टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ओमेगा LSH डिवाइडेड बाई RSH। और मीटर टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ओमेगा LM डिवाइडेड बाई R। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऐसे ही निकालते हैं, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। टाउ इक्वल टू क्या रखते हैं, ओमेगा L बाई R, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो मेरा इक्वेशन जो है, करंट इक्वेशन है, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि ओमेगा, इसको अगर हम कॉमन ले लें, RM को कॉमन ले लें और RSH को हम कॉमन ले लें, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा LM डिवाइडेड बाई RM। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में ISH इक्वल टू IM इंटू RM को हम कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पे RSH को हम कॉमन ले रहे हैं। ओके, तो ये क्या आएगा, RM बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, RM स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो, और नीचे RSH स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो RSH बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा LM बाई RM डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा LSH बाई RSH। ठीक है, तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो ओमेगा LSH बाई RSH शुड बी इक्वल टू ओमेगा LM बाई RM। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ ISH बाई IM शुड बी इक्वल टू RM बाई RSH। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडीशन डाल देगा अगर शन टाइम कांस्टेंट मीटर टाइम कांस्टेंट के इक्वल है तो। ओके, अगर इक्वल नहीं है तो ये क्वेश्चन का आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगर ये इक्वेशन अगर शन टाइम कांस्टेंट मीटर टाइम कांस्टेंट के बराबर नहीं है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर हम इसको इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, शन टाइम कांस्टेंट को मीटर टाइम कांस्टेंट से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो क्या आएगा, ISH डिवाइडेड बाई IM इक्वल टू RM बाई RSH। अब देखो ये वाला इक्वेशन जो है कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। यानी कि अगर हमको फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट करना है तो ये इक्वेशन प्रूफ होना चाहिए। MI वोल्ट मीटर, तो MI वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये मीटर इम्पिडेंस हुआ, इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे RS और इस तरह से C, राइट। इसके क्रॉस यहाँ पे जो सप्लाई दे रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू V, मीटर का इम्पिडेंस कितना होगा, ZM, और इसमें जो करंट जाएगा दैट इज़ IS, और इसमें जो करंट जाएगा दैट इज़ इसमें जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज़ VM। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज़ V बाई VM। ओके, और V क्या होता है, I इंटू Z डिवाइडेड बाई I इंटू ZM। ओके, तो यहाँ पे IM इंटू ZM।
नाउ यहाँ पे देखो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई IM इंटू जेड क्या होता है RS प्लस RM हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट। ठीक है, V क्या है, देखो V बाई VM लिख रहे हैं, तो V वोल्टेज अक्रॉस क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है RS और RM स्क्वायर प्लस ओमेगा LM स्क्वायर डिवाइडेड बाई VM के क्रॉस क्या होगा, दैट इज़ RM स्क्वायर प्लस ओमेगा LM स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में I करंट और IM करंट दोनों सेम है, राइट, क्योंकि यहाँ से आएगा IS इसमें जाएगा और यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, फिर दोनों मिलके क्या बन जाएगा वापस I। ओके, KCL के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या है, IM है, सो M इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RS प्लस RM स्क्वायर प्लस ओमेगा LM स्क्वायर डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर प्लस ओमेगा LM स्क्वायर, राइट। नाउ यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे शंट टाइम कांस्टेंट था इक्वल टू मीटर टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे हम किससे कनेक्ट किए हैं, सीरीज़ एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किए हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज़ टाइम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय शंट टाइम कांस्टेंट होना, सॉरी मीटर टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी भी देखो ये क्या है, वोल्टेज जो है M इक्वल टू क्या होगा, M इक्वल टू क्या होगा, V बाई VM विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वोल्टेज क्या है, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर हमको इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज टाइम कांस्टेंट को मीटर टाइम कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल रखेंगे। ओके, तो सीरीज टाइम कांस्टेंट क्या है, सीरीज टाइम कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला टर्म, राइट, दैट इज ओमेगा RSE इंटू सी। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा LM डिवाइडेड बाई RM। ओके, यहाँ पे RSE नहीं है, RSE ओमेगा LM बाई RM, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, फॉर अप्रॉक्सीमेशन RS को हम लोग RM के बराबर रखते हैं। ठीक है, अगर RS मेरा RM के बराबर होगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, LM बाई RS स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा LM बाई RS इक्वल टू RM है, तो RS स्क्वायर हो जाएगा। सो ये अप्रॉक्सीमेशन के लिए रखते हैं हम लोग। इफ़ RM मीटर रेजिस्टेंस जो रहेगा दैट इज़ लेस देन RS, अगर ऐसा रहा तो C का जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 0.41 इंटू LM डिवाइडेड बाई RS स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ओके, तो ये दो सिचुएशन है। इफ़ अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, RS शुड बी इक्वल टू RM, और अगर RM का वैल्यू RS से कम है तो C का वैल्यू ये रहेगा। अगर अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या करें, RS इक्वल टू RM, तो C का वैल्यू ये पुट करेंगे।